रूसो एक ऐसा नाम है जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया। उसने ये दिखाया कि इंसान असली आजादी कैसे पा सकता है जबकि सब एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। उसका मानना था कि ज्यादातर फिलॉसफी और उसके लोग बस अपने मतलब के लिए बातें बनाते हैं और ये सब आजादी को छीनने में मदद करते हैं। रूसो को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि इंसान कैसे खुद को आजाद महसूस करे जब दुनिया उसे दूसरों की राय से अपनी अहमियत समझने पर मजबूर करती है। उसने 2 रास्ते सुझाए। पहला, ऐसा समाज बनाना जिसमें सब बराबर हों और सब मिलकर अपने फैसले लें। दूसरा, बच्चों की परवरिश और तालीम को इस तरह ढालना कि उनमें खुद फैसले लेने की समझ और अच्छाई बनी रहे। लेकिन अंदर से रूसो को भरोसा नहीं था कि इंसान इस टेढ़ी दुनिया से निकल पाएगा जहां इंसानियत खोती जा रही है। वो खुद भी दुखी रहता था कि शायद लोग कभी असली आजादी और सच्चे रिश्तों को समझ ही नहीं पाएंगे। रूसो ने सिर्फ सोचने समझने की बातें ही नहीं की, वो गाने बनाता था, म्यूजिक के बारे में लिखता था, कहानियां लिखता था, पेड़ों पौधों को समझता था और अपनी जिंदगी को खुद लिखकर सबसे पहले अपनी तरह का वीडियो बना गया। उसका नेचर से प्यार और भावनाओं की अहमियत पर जोर आने वाले रोमांटिक दौर की शुरुआत की तरह था। उसकी हर बात में वही फिक्र झलकती थी, इंसान का दिल साफ रहे, सोच सच्ची हो और जिंदगी में अपनापन बना रहे। रूसो का जन्म जिनेवा शहर में हुआ, जहां उसका परिवार घड़ी बनाने का काम करता था। माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता ने उसे इतिहास की कहानियां और अपने देश से प्यार करना सिखाया। लेकिन जब पिता को भागना पड़ा तो रूसो को पास के गांव भेजा गया और फिर उसे एक कारीगर के पास काम सिखाने रख दिया गया। लेकिन रूसो ज्यादा दिन वहां नहीं टिका और 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। इसके बाद वो एक अमीर महिला के संपर्क में आया जिन्होंने उसे कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए इटली भेजा। वहीं एक घटना घटी जब उसने अपने साथी पर झूठा इल्जाम लगाया, जो उसकी जिंदगी भर की शर्म बन गई। इसके बाद वो थोड़े समय के लिए पादरी बनने की ट्रेनिंग लेने लगा, फिर म्यूजिक सिखाने और कॉपी करने का काम किया। फिर वो वापस उस महिला के पास गया और उनके साथ कई साल रहा। बाद में वो फ्रांस के शहर लियोन गया, जहां उसे बच्चों को पढ़ाने का काम मिला। यहीं उसकी मुलाकात कुछ बड़े सोचने वालों से हुई। फिर वो पेरिस गया, जहां उसने म्यूजिक के लिए एक नया तरीका बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं उसकी दोस्ती दिदरो से हुई और फिर वो म्यूजिक और दूसरी बातों पर लिखने लगा। धीरे धीरे उसने उस सोच को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत के नए मायने दिए। रूसो की मुलाकात थेरेस नाम की एक गरीब लड़की से हुई जो कपड़े धोने का काम करती थी और पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जानती थी। वही उसकी साथी बनी और बाद में पत्नी भी। रूसो के मुताबिक उनके 5 बच्चे हुए, जिन्हें जन्म के थोड़े ही समय बाद अनाथालय भेज दिया गया, जहां उस समय बच्चों का बचना मुश्किल ही होता। बाद में कुछ लोगों ने रूसो की इस बात की आलोचना भी की। एक बार जब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसने एक अखबार में पढ़ा कि एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है जिसमें पूछा गया था कि क्या कला और विज्ञान लोगों को बेहतर बनाते हैं या और बिगाड़ते हैं। तभी उसे एक एहसास हुआ कि इंसान तो अच्छा पैदा होता है लेकिन समाज उसे बिगाड़ देता है। उसने इस पर एक निबंध लिखा और उसमें कहा कि समाज की तरक्की असल में इंसान की अच्छाई को खत्म कर देती है। ये निबंध जीत गया और लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इसमें उसने आम लोगों की अच्छाई और दूसरों से बेहतर दिखने की लालसा को इंसान के बिगड़ने की वजह बताया। इस वक्त भी म्यूजिक ही रूसो का सबसे बड़ा शौक था। उसने एक ओपेरा लिखा जो बहुत पसंद किया गया और लंबे समय तक चला। उसने एक संगीत विवाद में भी हिस्सा लिया जिसमें इटली और फ्रांस के संगीत को लेकर बहस हो रही थी। रूसो को इटली का संगीत ज्यादा पसंद था क्योंकि उसमें भावनाएं झलकती थीं,
जबकि कुछ लोग फ्रांस के संगीत को ज्यादा तवज्जो देते थे, जिसमें तकनीकी बातें और गणित जैसी गहराई। उसने कहा कि फ्रेंच भाषा में संगीत का भाव नहीं आ पाता, जबकि खुद उसने उसी भाषा में संगीत भी रचा था। रूसो जब कैथोलिक बना था तो उसे अपने जन्म स्थान जिनेवा की नागरिकता खोनी पड़ी थी, लेकिन फिर से धर्म बदलकर उसने अपनी नागरिकता वापस ले ली। इसके बाद उसने एक और निबंध लिखा जिसमें बताया कि इंसानों के बीच असमानता कैसे शुरू हुई। इस बार उसे इनाम नहीं मिला, लेकिन ये निबंध पहले से कहीं बेहतर माना गया। इसमें उसने इंसान की सामाजिक सोच और मन की हालत को गहराई से समझाया। इस निबंध से ये साफ हो गया कि रूसो की सोच बाकी विचारकों से अलग थी। फिर उसने एक चिट्ठी में अपने शहर में थिएटर बनाने के विचार का विरोध किया। उसका मानना था कि थिएटर लोगों को समाज और राजनीति से दूर कर देता है। इसके बाद के कुछ साल रूसो के सबसे कामयाब और रचनात्मक रहे। उसने पेरिस छोड़ दिया और कुछ लोगों की मदद से गांव में रहकर अपने 3 सबसे बड़े काम पूरे किए: एक उपन्यास, एक बच्चों की तालीम पर वीडियो और एक समाज को लेकर वीडियो। उसका उपन्यास एक प्रेम कहानी थी जो आते ही बहुत मशहूर हो गया। इसमें गांव की जिंदगी और समाज के कुछ गहरे पहलू थे। इस कहानी में जो बातें थीं, वही बातें बाद में बच्चों की तालीम और समाज को लेकर उसकी सोच में भी नजर आईं। ये दोनों वीडियो उसके सोचने और समझाने का सबसे खास हिस्सा माने जाते हैं। रूसो की किताबों ने उसे पहचान तो दिलाई, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किलें भी खड़ी कर दी। जब उसकी वीडियो पर पेरिस और फिर उसके अपने शहर जिनेवा में आपत्ति उठी, तो उसे बहुत गहरा झटका लगा। उस पर आरोप लगाए गए कि उसकी बातें धर्म के खिलाफ हैं। इससे नाराज होकर उसने अपनी नागरिकता छोड़ दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे वहां से भागना पड़ा और पहले स्विट्जरलैंड फिर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में रहते हुए उसका दिमागी हाल और बिगड़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। उसने वहां 14 महीने बिताए और इस दौरान अपनी जिंदगी पर एक वीडियो लिखी जिसमें उसने अपने पुराने दोस्तों पर भी शक जताया। फ्रांस लौटने के बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी खुद पर वीडियो लिखने में लगा दी। उसने कई नई वीडियो बनाई जिसमें अपनी सोच, अपने अनुभव और अकेलेपन को बताया। उसने पोलैंड के शासन को लेकर भी एक वीडियो तैयार की। बाद के समय में उसे पेड़ पौधों का बहुत शौक हो गया और इस पर भी काफी कुछ लिखा। उसने म्यूजिक पर भी काम किया और कुछ बड़े कलाकारों से जुड़ा। उसकी जिंदगी का अंत शांति से हुआ और बाद में उसके शरीर को पेरिस में खास जगह सम्मान के साथ दफनाया गया। रूसो बार बार कहता था कि उसकी पूरी सोच एक ही बात पर टिकी है: इंसान जन्म से अच्छा होता है, लेकिन समाज उसे बिगाड़ देता है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अगर सब लोग अच्छे पैदा होते हैं तो फिर बुराई की शुरुआत कैसे हुई? और अगर नैतिकता खुद में नहीं है तो फिर इंसान को अच्छा कहां से माने? इन सवालों का जवाब रूसो ने अपनी सोच और वीडियो में देने की कोशिश की, खासकर उस वीडियो में जो असमानता पर थी और बच्चों की परवरिश पर थी। उसने कहा कि हर जीव में खुद को बचाने की एक ताकत होती है। इंसान में भी ये ताकत होती है, जिसे उसने अपने लिए प्यार कहा। ये इंसान को अपने खाने, रहने और बचाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही एक और भावना होती है, करुणा। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने के लिए तैयार करती है, जब तक कि इससे खुद को कोई नुकसान ना हो। कुछ वीडियो में रूसो ने कहा कि करुणा इंसान के अंदर जन्म से होती है, जबकि कुछ में बताया कि ये अपने लिए प्यार से ही आगे बढ़कर बनती है और यही सारी भावनाओं की जड़ है। रूसो की वीडियो में एक कल्पना की गई है जिसमें इंसान की जिंदगी सबसे पुराने समय से शुरू होकर धीरे धीरे आज जैसी जटिल समाज तक पहुंचती है। उसने साफ कहा है कि ये असली इतिहास नहीं है, बस एक तरीका है जिससे ये समझा जा सके
कि इंसान की सोच में क्या चीजें जन्म से होती हैं और क्या समाज से आती हैं। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, उसकी जरूरतें और सोच भी बदलती है और उसे खुद को समझने का तरीका भी। शुरुआत में इंसान अकेले रहता था क्योंकि उसे जीने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती थी। खाना, रहने की जगह और बच्चों की देखभाल सब कुछ बहुत साधारण था। अगर उस वक्त इंसान अच्छा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें बुराई नहीं थी। उस समय इंसान को जानवरों से अलग बनाती थी दो चीजें, एक थी आजादी और दूसरी थी सीखने की ताकत। आजादी मतलब इंसान सिर्फ अपनी भूख से नहीं चलता, और सीखने की ताकत मतलब वो नई चीजें सीख सकता है और अपने लिए बेहतर रास्ते खोज सकता है। लेकिन यही बातें आगे चलकर उसे धोखे, लालच और दूसरों पर निर्भरता की तरफ ले जाती हैं। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो कुछ आसान से लेकिन कमजोर रिश्ते बनते हैं, जैसे शिकार के लिए मिलकर काम करना। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब लोग छोटे छोटे गांवों में बसने लगते हैं। अब इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है ताकि दूसरों को पसंद आ सके। अब वो सोचता है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लग जाता है। रूसो ने बताया कि जब लड़कों में जवानी शुरू होती है तो वो खुद को दूसरों से अलग और लड़कियों को पाने की दौड़ में शामिल समझने लगते हैं। रूसो ने इस नए भाव को अमूर प्रोप कहा, यानी ऐसा प्यार जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है। अब इंसान को सबसे जरूरी ये लगने लगता है कि लोग उसे सम्मान दें और उसकी अहमियत माने। इस सोच से एक नई मुसीबत पैदा होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो दूसरों से ऊपर हो, और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा, जलन और दुख पैदा होता है। रूसो की कुछ वीडियो में ये भावना पूरी तरह गलत बताई गई है और यही इंसान की बर्बादी की जड़ मानी गई है। लेकिन बाद की सोच में ऐसा भी माना गया कि अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही इंसान को सोचने और समझने वाला सामाजिक प्राणी बना सकता। अगर समाज और तालीम को सही तरीके से बनाया जाए तो ये भावना अच्छी बन सकती है और इंसान को आगे बढ़ा सकती है। इसी सोच को रूसो ने अपनी बाकी वीडियो में समझाया। कुछ जगहों पर उसने अमूर प्रोप को अपने लिए प्यार से अलग बताया है, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा कि समाज में रहते हुए अपने लिए प्यार ही बदलकर अमूर प्रोप बन जाता है और फिर वही आगे सारी भावनाओं का रूप ले लेता है। हालांकि अमूर प्रोप की शुरुआत छोटे समाजों में एक दूसरे से तुलना और आकर्षण की दौड़ से हुई थी, लेकिन जब इंसानों के बीच चीजों के लेन देन और जरूरतें बढ़ने लगी, तभी ये भावना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बन गई। रूसो ने बताया कि खेती और धातु से जुड़ा काम शुरू हुआ। लोगों ने जमीन पर मालिकाना हक जताया और यहीं से अमीरी गरीबी की खाई बनने लगी। अब इंसान को सिर्फ इज्जत नहीं, खाने पीने जैसी चीजों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। जो कमजोर हैं, उन्हें जिंदगी जीने के लिए ताकतवर लोगों का सहारा चाहिए और ताकतवर लोगों को कमजोरों की मेहनत और उनकी तारीफ चाहिए। ऐसे माहौल में लोग अपनी सच्ची सोच और भावनाओं को छुपाने लगते हैं ताकि अपना फायदा निकाल सके। इस वजह से जिन लोगों को दूसरों की तारीफ भी मिलती है, वो भी सच्चा सुकून नहीं पा पाते। रूसो ने इस झूठे दिखावे को अपने एक वीडियो में बड़े गहरे तरीके से समझाया है, जहां एक मंत्री अपनी जरूरतों के लिए दूसरों को खुश करने में ही खुद से दूर होता चला जाता। रूसो की सोच में सिर्फ 3 भावनाएं नहीं थीं, अपने लिए प्यार, दूसरों से बेहतर बनने की चाह और करुणा। जैसे ही इंसान खुद को समाज का हिस्सा समझने लगता है, तभी असली नैतिकता की शुरुआत होती है। इसके लिए जरूरी है एक और ताकत, अंतरात्मा। रूसो ने नैतिकता को लेकर अपनी बात कुछ अलग वीडियो में साफ की। सबसे पहले जब इंसान बहुत साधारण जिंदगी जी रहा था, तब उसमें करुणा जैसी भावना अपने आप दूसरों की तकलीफ को समझने में मदद करती थी। लेकिन चूंकि ये भावना सिर्फ स्वाभाविक थी, इसलिए रूसो के मुताबिक ये पूरी तरह नैतिक नहीं थी। असली नैतिकता तब आती है जब
इंसान सोचकर सही गलत को समझे। इसके लिए जरूरी है अंतरात्मा, जो इंसान को इंसाफ और अच्छाई की तरफ खींचती है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी सुंदर और संतुलित दुनिया की झलक हो, जिसमें हर चीज एक अच्छे नियम से चलती है। लेकिन जब अमूर प्रोब जैसी भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान की सोच का ज्यादातर हिस्सा बुराई, लालच और दूसरों को नीचा दिखाने में लगने लगता है। तब इंसाफ और करुणा जैसी भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। रूसो ने बताया कि लोग अपने बारे में झूठे भ्रम पाल लेते हैं। जैसे जब कोई थिएटर में दुख भरा सीन देखकर रोता है तो उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि बाहर निकलकर वो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। इसी तरह पढ़ी लिखी बातें भी लोगों को ये सोचने का बहाना देती है कि वो सही है, भले ही अंदर से उनका मन सच्ची इंसानियत से दूर हो गया हो। राजनीति पर रूसो की सोच उसकी कई वीडियो में फैली हुई है, लेकिन जो सबसे खास बात वो बार बार कहता है वो ये है, कोई भी सरकार तब तक सही नहीं मानी जा सकती जब तक वो अपने लोगों की एकजुट इच्छा से नहीं चलती। यही बात उसने अपनी वीडियो सामाजिक समझौता में सबसे साफ तरीके से समझाई है। रूसो ने अपनी वीडियो सामाजिक समझौता में एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। जब हर इंसान आजादी चाहता है तो फिर सरकार जैसी ताकत का हक कैसे बनता है? क्योंकि अब इंसान अकेले अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरों के साथ मिलकर जीना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे लोग एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होते गए और फिर झगड़े और डर बढ़ने लगे। ऐसे में लोगों ने मिलकर एक सरकार को मान लिया ताकि शांति बनी रहे। रूसो ने बताया कि ये सरकार अमीरों के फायदों को बचाने वाली बन गई और गरीबों को बस झुकना पड़ा। उन्हें डर था कि अगर सरकार नहीं होगी तो हमेशा लड़ाई ही रहेगी, इसलिए उन्होंने सरकार को मान लिया, ये सोचे बिना कि इससे उनका नुकसान भी होगा। अमीरों की चलने लगी और गरीब लोग और दबते गए। रूसो ने कहा कि ऐसा समाज गलत है और इसकी जगह एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें हर इंसान को सुरक्षा भी मिले और वो उतना ही आजाद भी रहे जितना वो पहले था। इसका रास्ता है जन इच्छा, यानी सब लोगों की एक साथ मिलकर बनाई गई इच्छा। जब कानून सबकी आम राय से बनता है तो इंसान उस कानून को मानकर भी आजाद रहता है, क्योंकि वो किसी और की नहीं, अपनी ही बनाई हुई बात मान रहा होता है। रूसो ने जन इच्छा को लेकर कई बातें कही और इस पर लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले। कुछ लोगों ने इसे सीधी सी बात मानी कि जो लोग मिलकर जो तय करें वही जन इच्छा है। कुछ ने कहा कि ये तो लोगों की असली भलाई की सोच है, चाहे लोग उसे समझे या नहीं। कुछ ने ये भी कहा कि जब लोग खुद अपने मन से समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, वही जन इच्छा होती है। इन सभी बातों में सच्चाई है और रूसो की सोच में इनका असर भी दिखता है। कुछ लोगों ने इसे ऐसे समझा कि जब सही तरीके से और सही माहौल में सब लोग मिलकर सोचे तो वे ऐसे कानून बना सकते हैं जो सबकी भलाई के लिए हो। लेकिन अगर ऐसा माहौल ना हो तो फिर सरकार वैसी नहीं रह जाती जैसी होनी चाहिए। ऐसी हालत में रूसो का मानना था कि फिर कोई भी सरकार असली मायने में सही नहीं हो सकती, चाहे वो कैसी भी दिखे। रूसो का कहना है कि अगर कोई नियम सच में सबके लिए हो तो वो हर किसी की तरफ से आना चाहिए और सब पर बराबर लागू होना चाहिए। मतलब ये कि कानून में किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए और वो हर इंसान पर एक जैसा लागू होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी लोगों की हालत लगभग एक जैसी हो। लेकिन अगर समाज में कुछ लोग बहुत अमीर हों, कुछ बहुत गरीब, या सबकी जिंदगी बहुत अलग अलग हो, तो कोई भी कानून सबके लिए एक जैसा असर नहीं करे। ऐसे में कोई इंसान ये सोच भी नहीं पाएगा कि जो कानून सब पर लागू हो रहा है वो उस पर भी वैसे ही असर करेगा। रूसो ने अपनी वीडियो में 3 तरह की इच्छाओं की बात की। पहली, हर इंसान की अपनी निजी इच्छा होती है जो उसकी खुद की जरूरतों से जुड़ी होती है। दूसरी, जब वो खुद को समाज का हिस्सा समझता है तो वो अपनी निजी इच्छा को छोड़कर उस नियम को अपनाता है
जो सबकी भलाई के लिए हो। तीसरी और सबसे मुश्किल वो इच्छा होती है जब कोई इंसान अपने जैसे लोगों के एक छोटे से समूह की बात को पूरे समाज की बात मानने लगता है। जन इच्छा यानी सबकी एकजुट सोच तभी बनती है जब इंसान अपने आप को एक बड़े समाज का हिस्सा माने और अपने स्वार्थ को पीछे रखकर सबकी बराबरी के लिए सोचे। एक अच्छे समाज में निजी और जन इच्छा के बीच कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि इंसान समझता है कि उसकी अपनी भलाई भी तभी हो सकती है जब सबका भला हो। लेकिन हकीकत में ऐसा कम ही होता है। कई बार लोग इतने समझदार या अच्छे नहीं होते कि वो अपनी आदतें बदल सके और खुद पर रोक लगा सके। कई बार समाज खुद अलग अलग हिस्सों में बंटा होता है, जैसे अमीर और गरीब, और तब कोई एक ग्रुप अपनी बात जबरन पूरे समाज पर थोप देता है। यही वजह है कि ज्यादातर समाज उस आदर्श रूप में नहीं चल पाते जैसा रूसो चाहता था। रूसो की सोच में एक उलझन ये भी है कि जन इच्छा आखिर बनती कैसे है और वो इंसान की निजी इच्छा से कैसे जुड़ती है। कई बार रूसो कहता है कि अगर हालात सही हों, जैसे कि सभी लोग बराबरी में हों, ज्यादा भेदभाव न हो और लोग अपनी निजी जरूरतों को सोचते हुए भी एक जैसे नियमों की बात करें, तो उसी से जन इच्छा बन सकती है। इसमें लोगों को कोई खास नैतिक गुण होना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि नियम ही उन्हें सही दिशा में ले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रूसो ये भी मानता है कि सिर्फ अपने फायदे की सोच से जन इच्छा नहीं बन सकती। हो सकता है कि कोई इंसान सही कानून मान ले, लेकिन फिर भी उसे मानने का मन न करे। इसलिए रूसो मानता है कि जन इच्छा को पैदा करने के लिए नागरिकों में एक नैतिक सोच और समाज के लिए भावना होना जरूरी है। यहीं पर रूसो कानून बनाने वाले की कल्पना करता है। वो मानता है कि इंसान की सोच को अच्छे कानूनों से बदला जा सकता है, लेकिन अच्छे कानून तो वही बना सकता है जो पहले से अच्छा नागरिक हो। और अगर वो कानून लोगों पर थोपे नहीं जाने बल्कि सबकी मंजूरी से बनने हैं, तो फिर दिक्कत ये है कि शुरुआत में तो लोग वैसे अच्छे होते ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो पहले ही गलत समाज ने बिगाड़ दिया होता है। इसलिए कानून बनाने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों में एक साझा पहचान और अपनापन जगा सके, ताकि लोग खुद को पूरे समाज का हिस्सा माने और ऐसे कानून अपनाएं जो बाद में उन्हें और उनके बच्चों को अच्छे इंसान बना दे। लेकिन शुरुआत में लोग इतने समझदार नहीं होते कि वो खुद ही इन कानूनों की अच्छाई समझ लें। इसलिए इस कानून बनाने वाले को उन्हें सीधे सीधे समझाने के बजाय किसी और तरीके से समझाना पड़ता है। रूसो का ये कानून बनाने वाला थोड़ा रहस्यमयी ये वैसे ही है जैसे उसने अपने दूसरी वीडियो में शिक्षक को दिखाया था, जो बच्चों को ऐसा महसूस कराता है कि वो खुद फैसले ले रहे हैं, जबकि असल में वो उन्हें छुप छुप कर सही रास्ते पर ला रहा होता है। इस सोच को लेकर कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि इसमें इंसान को बिना उसकी मर्जी के किसी और के हिसाब से ढाला जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कानून बनाने वाला खुद एक अच्छे समाज का हिस्सा था, तो उस समाज में उसके लिए ये भूमिका किसने निभाई? और अगर उसे किसी और ने सिखाया, तो वो पहले वाला कौन था? अब सवाल ये उठता है कि रूसो, जो बार बार कहता है कि इंसान आजाद पैदा होता है, फिर भी हर जगह जंजीरों में है, तो क्या सच में उसकी आजादी बचती भी है? वो कहता है कि अगर इंसान जन इच्छा को माने, तो वो जंजीरों में रहते हुए भी आजाद हो सकता है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लगता है, क्योंकि रूसो एक जगह ये भी कहता है कि जो जन इच्छा को नहीं मानेगा, उसे जबरन आजाद किया जाएगा। यानी रूसो का कहना है कि असली आजादी तभी है जब इंसान खुद अपने बनाए नियमों को माने। लेकिन अगर वो माने ही नहीं, तो फिर उसे मजबूरी में भी वही करना पड़ेगा जो उसे आजाद बनाएगा। यही बात रूसो की सोच को खास बनाती है, लेकिन यही बात लोगों को उलझा भी देती है। रूसो की पूरी सोच का सबसे बड़ा सवाल है आजादी। उसने आजादी को अलग अलग तरीकों से समझाया है, लेकिन उसका मानना यही रहा कि इंसान में जो खासियत है वो है अपनी मर्जी से चुनने और फैसले लेने की ताकत।
जानवर तो बस जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही चलते हैं, लेकिन इंसान सोच सकता है, अपने अंदर उठने वाले झुकाव को भी मना कर सकता है। यही उसकी अच्छाई का रास्ता बनाता है, लेकिन यहीं से वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। रूसो ने कहा कि इंसान की यही आजादी उसकी असली इंसानियत है। जब कोई अपनी आजादी छोड़कर किसी और के हुक्म में जीने लगता है तो वो अपनी इंसानियत भी खो देता है। उसकी नजर में आजादी के बिना कोई भी काम नैतिक नहीं हो सकता। उसने बताया कि जब लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो अपनी आजादी खो देते हैं, बल्कि वो एक तरह की आजादी को दूसरी किस्म की आजादी से बदल देते हैं। पहले इंसान के पास प्राकृतिक आजादी होती है, यानी हर चीज पर उसका हक होता है। लेकिन असल में ये आजादी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि हर कोई अगर सब कुछ लेना चाहता है तो टकराव तय है। ताकतवर ही चीजें ले जाते हैं और बाकी बस झगड़ा करते रहते हैं। जब एक कानून वाला समाज बनता है तो उसमें हर किसी को बराबरी की आजादी मिलती है। अब हर इंसान को अपनी जान और चीजों की सुरक्षा मिलती है और ये कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। जब कोई इंसान खुद कानून बनाने में हिस्सा लेता है और फिर उसी कानून को मानता है तो वो असली नैतिक आजादी हासिल करता है। रूसो ने ये भी कहा कि असली नैतिक आजादी वही होती है जब इंसान वही नियम माने जो उसने खुद तय किए हों। उसने ये सवाल उठाया कि अगर किसी लोकतांत्रिक फैसले में किसी की बात नहीं मानी जाती तो क्या वो अब भी खुद की मर्जी से जी रहा है? उसका जवाब था हाँ, क्योंकि जब सब मिलकर सोचते हैं तो जो फैसला होता है उसमें हर किसी की भागीदारी होती है। ऐसे में भले ही कोई अल्पसंख्यक हो, लेकिन वो भी उसी जन इच्छा का हिस्सा होता है और इस वजह से वो अपने ही बनाए कानून को मान रहा होता है। हालांकि रूसो की ये बात सबको समझ में नहीं आती और कुछ लोगों को ये तर्क पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन उसके लिए असली आजादी यही थी कि इंसान खुद के बनाए हुए कानून में बंधकर भी आजाद रहे। रूसो ने अपनी वीडियो में आजादी की 3 तरह की बातें की थी: प्राकृतिक आजादी, नागरिक आजादी और नैतिक आजादी। लेकिन इसके अलावा वो एक और तरह की आजादी पर भी जोर देता है जिसे वो नाम से नहीं बताता, पर बात साफ तौर पर करता है। ये है गणराज्य वाली आजादी। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बस अपनी मर्जी से चले, बल्कि ये कि उसे किसी और की मर्जी के नीचे जीने की मजबूरी ना हो, जैसे कोई गुलाम जीता। जब इंसान जन इच्छा के नियमों को मानता है तो उसे इस बात की गारंटी मिलती है कि कोई दूसरा इंसान अपनी मर्जी उस पर नहीं थोप सकेगा। यही असली आजादी है जो हर इंसान को बराबरी का हक देती है। रूसो की राजनीति पर सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि वो प्रतिनिधि सरकार को क्यों नहीं मानता। उसका कहना है कि अगर लोग अपनी खुद की हुकूमत करने का हक किसी और को सौंप दें तो ये किसी तरह की आजादी नहीं बल्कि गुलामी है। कोई और हमारी तरफ से फैसले ले, ये बात रूसो को मंजूर नहीं। वो मानता है कि कानून वही होना चाहिए जो हर नागरिक खुद तय करे। यहाँ तक कि अगर किसी सभा में चुने हुए प्रतिनिधि भी नियम बनाए और लोगों ने उस पर खुद कोई चर्चा ना की हो तो वो कानून भी सही नहीं माना जाएगा। रूसो के हिसाब से अगर कोई इंसान कहे कि मुझे किसी और से चलवाना है तो ये इस बात का संकेत है कि वो अपनी नैतिक ताकत खो चुका है और उसकी समाज के प्रति समझ कमजोर हो गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर बात पर सारे लोग मिलकर फैसले नहीं ले सकते, खासकर जब देश बड़ा हो और लोग ज्यादा हों। ये बात रूसो भी मानता है और एक दूसरी वीडियो में वो थोड़ा अलग सोच दिखाता है, जहां वो ज्यादा व्यवहारिक रूप से बात करता है। असल में रूसो की सोच में 2 बातें हैं। एक होती है संप्रभुता, यानी कानून बनाने की ताकत जो पूरे लोगों के समूह के पास होनी चाहिए। दूसरी होती है सरकार, जो उन बनाए गए कानूनों को लागू करती है और रोजमर्रा का काम संभालती है। अगर लोग मिलकर संविधान जैसा ढांचा तय कर दें और फिर सरकार उसी दायरे में रहकर काम करे तो बात ज्यादा संतुलित हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो रूसो की सोच
और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच इतना फर्क नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। हाँ, रूसो को लोकतंत्र और राजशाही दोनों पर शक था, क्योंकि वो मानता था कि अगर लोगों को रोज चलाने की ताकत दे दी जाए तो फैसले सही नहीं होंगे। उसने कहा कि रोजमर्रा का काम उन लोगों को दिया जाए जिन्हें जनता ने चुना हो और जो योग्यता से काम करें। यानी रूसो ये मानता था कि सरकार कुछ चुने हुए लोगों की हो सकती है, लेकिन कानून बनाने की असली ताकत पूरे समाज के पास ही रहनी चाहिए। रूसो के हिसाब से जनता और सरकार के बीच दो बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली बात ये कि चाहे राज्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सरकार में बैठे लोग धीरे धीरे अपनी मर्जी चलाने लगते हैं और असली सत्ता यानी जनता की इच्छा की जगह अपनी सोच को थोपने लगते हैं। जैसे जैसे देश बड़ा होता है और लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, सरकार को छोटा और मजबूत होना पड़ता है ताकि वो राज्य को संभाल सके। लेकिन ऐसा होते होते सरकार में बैठे लोग खुद को ही असली मालिक समझने लगते हैं और जनता की इच्छा को पीछे छोड़ देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि रूसो का लोकतंत्र का सपना कितना सच्चा है। कभी कभी वो ऐसा दिखाते हैं जैसे सरकार के कुछ चुने हुए लोग ही सारे बड़े फैसले लेंगे और आम लोग सिर्फ मानेंगे। लेकिन दूसरी जगह वो ऐसे लोकतंत्र की बात भी करते हैं जिसमें आम लोग ज्यादा भागीदारी करते हैं। रूसो मानते हैं कि जब लोग किसी समाज का हिस्सा बनते हैं तो उनके पास अब कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं बचता, मतलब अपनी जमीन या खुद पर उनका हक अब राज्य तय करता है। उनके अधिकार तभी माने जाएंगे जब वो सबके हित में हो और ये फैसला भी राज्य ही करेगा। रूसो बराबरी और आजादी की बात करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से नागरिक सिर्फ मर्द होते हैं। औरतों को वो राज्य का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं देते। उनके कुछ विचार औरतों को कमजोर और नकली बताते हैं, जैसे औरतें सिर्फ दिखावे की दुनिया में जीती हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि औरतों की हालत उनके साथ हुए गलत बर्ताव की वजह से हो सकती है। इस मामले में रूसो के विचारों में काफी विरोधाभास है। अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसो नागरिक धर्म की बात करते हैं। ये हिस्सा उस समय के लोगों को बहुत चौंकाने वाला लगा था, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि असली और शुरुआती ईसाई धर्म देशभक्ति और समाज में एकता लाने में कोई मदद नहीं करता। यहाँ रूसो मानते हैं कि धर्म के मामले में एकता लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए सहनशीलता जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पहले ये भी कहा था कि सभी लोगों की सोच और संस्कृति में एक जैसा होना जरूरी है ताकि आम इच्छा बन सके। ये दोनों बातें आपस में थोड़ी टकराती हैं। रूसो कहते हैं कि राज्य को किसी के निजी धार्मिक विश्वासों की जांच करने का कोई हक नहीं है। उनका नागरिक धर्म कुछ खास बातों पर जोर देता है। एक सर्वोच्च शक्ति का होना, मौत के बाद की जिंदगी, अच्छे लोगों का भला और बुरे लोगों को सजा, और ये मानना कि सामाजिक समझौता और कानून पवित्र है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो लोग दूसरों के धर्म को सहें उन्हें भी सहन किया जाए, लेकिन जो लोग अपने धर्म को ही सबसे सच्चा मानते हैं और बाकी सबको नकारते हैं, उन्हें राज्य का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। उनका मकसद एक ऐसा धर्म बनाना था जिसे कई अलग अलग धर्मों के लोग भी स्वीकार कर सके और जो समाज को एकजुट रख सके। रूसो भले ही धर्म की आजादी की बात करते हैं, लेकिन एक जगह वो ऐसा कहते हैं जो थोड़ा सख्त लगता है। उनका मानना है कि जो लोग उनके बताए गए धार्मिक विचारों को नहीं मानते, उन्हें राज्य से निकाल देना चाहिए। उनका कहना है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते यानी नास्तिक होते हैं, वो कानून का पालन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऊपर वाले से किसी सजा का डर नहीं होता। यहाँ तक कि रूसो ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहले उनके धार्मिक नियमों को मान ले और बाद में उनके खिलाफ चले तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। रूसो ने भाषा को लेकर भी बहुत कुछ लिखा है। उनका कहना है कि जैसे ही इंसानों को एहसास हुआ कि उनके जैसे और लोग भी हैं, उनमें बात करने की चाहत पैदा हुई। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ इशारों से काम क्यों नहीं चला, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी।
उनका जवाब था कि भाषा के जरिए भावनाओं को ज्यादा अच्छे से जाहिर किया जा सकता है और बोलने के तरीके और आवाज का उतार चढ़ाव भी इसमें अहम होते हैं। शुरुआत में जो शब्द थे वो सीधे मतलब नहीं बताते थे, बल्कि उनमें भावनाएं झलकती थी। असली मतलब तो बाद में जुड़ा। रूसो का मानना है कि भाषा की शुरुआत सोचने या तर्क करने की जरूरत से नहीं हुई, बल्कि भावनाओं को बांटने की जरूरत से हुई। इंसानों की जरूरतें उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाती हैं, जिससे लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई और रोता है तो इंसान के अंदर की दया जागती। रूसो मानते हैं कि भाषा और संगीत की जड़ें एक जैसी हैं, दोनों का रिश्ता भावनाओं से है। लेकिन जब लिखना शुरू हुआ तो भाषा और संगीत अलग अलग हो गए। दक्षिण की भाषाएं भावनाओं से भरी रहीं, इसलिए वो गानों और ओपेरा के लिए अच्छी मानी जाती हैं। उत्तर की भाषाएं ज्यादा तर्क और काम की बातें करने लायक बन गई। रूसो ने जब फिर से भाषा पर बात की तो उनका ध्यान उन दार्शनिकों की आलोचना पर था जो यह मानते हैं कि शुरू से ही इंसान तर्क करना जानता था। रूसो मानते हैं कि जरूरतों ने भाषा को जन्म, लेकिन वो इस बात को लेकर उलझन में थे कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि भाषा को समझने के लिए तयशुदा संकेतों की जरूरत होती है और ऐसे संकेत कैसे बने होंगे ये उन्हें समझ नहीं आता। रूसो की शिक्षा को लेकर सोच भी बहुत अनोखी थी, जो उन्होंने एमिल नाम की अपनी एक वीडियो में बताई थी। वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए जैसे वो खुद अपनी समझ से सीख रहे हों, न कि किसी सख्त नियम या तयशुदा पढ़ाई से। उन्हें लगता है कि बच्चों में जन्म से ही अच्छाई होती है और सही परवरिश से उसी अच्छाई को संभालना और बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चा दूसरे लोगों की हुकूमत से दूर रहे और अपना रास्ता खुद तलाशे। बचपन से ही शिक्षक माहौल को ऐसा बनाए कि बच्चा खुद से चीजें समझ पाए, उसे सीधे कुछ बताया न जाए। शुरू से ही बच्चा ये न सोचे कि हर रिश्ता ताकत और जरूरतों पर टिका है, वरना उसके मन में दबाव और डर आ सकता है। बच्चा सुरक्षित तो रहे, लेकिन उसके शरीर और सोच को खुलकर आगे बढ़ने दिया जाए। रूसो कहते हैं कि बच्चे को जितनी आजादी मिलेगी वो उतना ही बेहतर सीखेगा। करीब 12 बरस की उम्र के बाद बच्चे की पढ़ाई में थोड़ी गहराई आती है, लेकिन इसे किताबों या क्लास जैसे तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि सीधे अनुभव से सिखाया जाता है। जब बच्चा किशोर होता है और जवानी की शुरुआत होती है तो अब तक की एकांत वाली पढ़ाई खत्म होती है। अब बच्चा दूसरों में दिलचस्पी लेने लगता है, खासकर विपरीत लिंग में, और ये सोचने में कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस उम्र में सबसे बड़ा खतरा होता है कि बच्चा दूसरों से मान सम्मान की उम्मीद करने लगे, चाहे सामने वाला उसके लायक हो या नहीं, और लोगों से झुकने की उम्मीद करने लगे। अब शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा दूसरों से जुड़ाव और सहानुभूति जैसे भावों के जरिए दूसरों की परवाह करना सीखे, ताकि वो खुद को भी सही नजर से देखे और उसे दूसरों से बराबरी और इज्जत मिल सके, बिना किसी मुकाबले या होड़ के। आखिरी दौर में वही शिक्षक अब सलाहकार बन जाता है और बच्चा, जो अब युवा बन चुका होता है, अपने लिए जीवन साथी ढूंढता है, जिससे उसे और भी अपनापन और इज्जत की भावना मिलती है। इस आखिरी दौर में बच्चे को समाज की सच्चाई और राजनीतिक सोच भी समझाई जाती है। रूसो ने सिर्फ एक इंसान की पढ़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की पढ़ाई को भी जरूरी माना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को देशभक्त बनाना और उन्हें कानून और जनिच्छा के लिए तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर गरीब के बच्चों को अलग अलग पढ़ाना सही नहीं है। सबके लिए एक जैसे स्कूल और संस्थान होने चाहिए, जो या तो मुफ्त हो या फिर सस्ते। रूसो की सोच पर पुराने और उस दौर के कई विचारकों का असर था, जैसे कि प्लेटो। उनकी राजनीतिक सोच में कुछ बातें और विचार दूसरे सोचने वालों से ली गई थीं, जैसे होब्स, लॉक और मांटेस्क्यू से। हालांकि रूसो ने कई पुराने विचारों से सहमति नहीं रखी, लेकिन फिर भी उनकी सोच पर उन सब का असर दिखता है। रूसो के काम का असर आगे आने वाले कई बड़े विचारकों पर पड़ा।
कुछ लोगों ने उनकी सोच को लोकतंत्र और आजादी से जोड़ा, तो कुछ ने इसे ज्यादा सख्त सरकारों से जोड़ दिया। रूसो का सबसे गहरा असर कांट नाम के एक और विचारक पर पड़ा। कहा जाता है कि कांट के घर में सिर्फ रूसो की तस्वीर लगी थी और वो अपनी रोज की सैर भूल गए थे जब वो एमिल वीडियो पढ़ रहे थे। कांट के कई विचार, जैसे कि जो सही है वो सबके लिए सही होना चाहिए, रूसो की सोच से मिलते जुलते हैं। हालांकि कांट ने रूसो की सोच को थोड़ा अलग दिशा दी, लेकिन उनका असर साफ दिखता है। रूसो की सोच ने दुनिया की राजनीति और नैतिकता को समझने का तरीका काफी हद तक बदल दिया। हेगेल और मार्क्स का मामला थोड़ा उलझा हुआ है। हेगेल ने कई बार रूसो का नाम तो लिया, लेकिन उनकी सोच की ठीक से तारीफ नहीं की। एक जगह उन्होंने कहा कि रूसो ने जो जन इच्छा की बात की वो बस लोगों की निजी इच्छाओं का मेल है, जबकि असल में रूसो ऐसा नहीं मानते थे। मगर हेगेल ने दूसरी जगह ये भी दिखाया कि वो रूसो की सही सोच को समझते थे, जब उन्होंने मालिक और गुलाम वाले रिश्ते पर बात की और ये बताया कि जब इंसान दूसरों से इज्जत और पहचान चाहता है तो कई बार वो खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाता है। तो वहाँ उन्होंने रूसो की उस सोच से मदद ली जो स्वाभिमान और दूसरों की मान्यता पाने की चाहत से जुड़ी है। मार्क्स ने भी जो हो जाने और शोषण की बातें की वो कुछ हद तक रूसो की बातों से मिलती है, लेकिन उन्होंने रूसो का नाम बहुत कम लिया। आज की राजनीति की सोच में भी रूसो का असर साफ दिखता है, खासकर जॉन रॉल्स की सोच में, जिनकी इंसाफ की थ्योरी रूसो से काफी मिलती है। रॉल्स ने खुद कहा कि उनके इंसाफ के दो सिद्धांत जनिच्छा को साफ साफ समझाने की कोशिश है। उन्होंने जो मूल स्थिति की बात की उसमें लोग अपने फायदे के लिए सही कानून चुनते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ऐसे सोचते हैं जैसे उन्हें नहीं पता कि वो समाज में किस जगह होंगे। यही बात रूसो ने भी कही थी कि लोग जब सबके लिए सोचते हैं तो वो अपने फायदे के लिए भी वही कानून चुनते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। रूसो की ये सोच बाद के कई और विचारों में भी झलकती है, जैसे कि कुछ खास आधुनिक विचारकों की सोच में भी।